प्लैनेटरी मोशन, यही वो सवाल है जिसको देख करके न्यूटन को लगा था कि एप्पल तो नीचे गिरता है लेकिन हमारा जो सैटेलाइट है मून, वो क्यों नहीं नीचे गिरता है? मून पे भी तो नीचे की तरफ फोर्स लगता है। और यही एक्चुअल सवाल था। ये सवाल नहीं था कि मेरे ऊपर एप्पल गिर गया मैं क्या करूँ, अच्छा ग्रेविटी। ये था कि मून क्यों नहीं नीचे गिरता है। और उसी सवाल का आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे प्लैनेटरी मोशन में। हमारे पास मान लो एक इस तरीके से हमारी अर्थ है, या फिर ये बड़ा वाला मास कैपिटल M हमारा सन हो सकता है, ये हमारी अर्थ है। सन के मास के कंपैरिजन में हमारी अर्थ का मास बहुत ज़्यादा कम होता है। इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F = G(m)m/r²। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है तो सन में हम अज्यूम कर लेते हैं कि सन का एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा, तो सन मूव नहीं करता है और हमारा सिर्फ अर्थ के ऊपर जो भी एक्सेलरेशन है वो अर्थ के ऊपर होगा। इन दोनों का मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हम मान लेते हैं कि सन ही हमारा सेंटर ऑफ मास है, सन मूव नहीं करेगा, सिर्फ अर्थ मूव करने वाली है। ओके, तो अर्थ के ऊपर अब फोर्स लग रहा है, उसके कारण वो मूव करेगी और हमारा सन यहाँ पर इस तरीके से फिक्स है, सन मूव नहीं कर सकता। तो क्या होगा, क्या हमारी अर्थ सन में जाकर के गिर जाएगी? ऐसा बिल्कुल होता अगर इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता, ये रेस्ट पे होती तो ये एक्सेलरेट करती और इस पे आके गिर जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रेस्ट पर नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v। ये इधर गिरना चाहती है, इधर एक्सेलरेट होना चाहती है, लेकिन एक्सेलरेट होकर नीचे गिरेगी तब तक ये वेलोसिटी उसको आगे ले जाती है, तो ये एक्चुअली फिर कुछ ऐसे गिरने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर हम वेलोसिटी को और बढ़ा देंगे तो फिर वो ऐसे नीचे नहीं गिरेगी, वो फिर इस तरीके से एलिप्टिकल पाथ में आ जाएगी। या फिर हो सकता है और अगर आप परफेक्टली इस वेलोसिटी को बैलेंस कर दो तो हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट भी हो सकता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमारी जो अर्थ है वो सन पे गिर रही है लगातार, हमेशा, सालों से, और मून अर्थ पे गिर रहा है कितने सालों से, लेकिन पहुंचते कभी नहीं है क्योंकि उनके पास एक वेलोसिटी है जो परपेंडिकुलर है इस ग्रेविटेशनल फोर्स के। ओके, हम बोल सकते हैं सैटेलाइट्स आर ऑलवेज फॉलिंग। एक काम करते हैं, अब कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। देखो, ये हमारे पास बीच में हमारी अर्थ है, इस केस में मान लो ये हमारा सैटेलाइट है। अर्थ को इस बार हम मान लेंगे कि वो मूव नहीं करने वाली है। हमारे सैटेलाइट के ऊपर नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू हो जाती है G(m)m/r²। इसकी कुछ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और हमें पता है कि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस वेलोसिटी और रेडियस के हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स को सेटिस्फाई कर देगा तो ये इस तरीके से सर्किल में घूम सकता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम पड़ जाता है तो ये सर्किल को पूरा नहीं कर पाएगा, ये ऐसे कहीं बाहर चला जाएगा उधर। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है तो सर्किल में घूमने की बजाय ये इस तरीके से नीचे कहीं ऐसे इसका मोशन हो सकता है। हम मान के चल रहे हैं कि इसका परफेक्टली सर्कुलर अगर ऑर्बिट है तो हमारी ये दोनों वैल्यूज G(m)m/r² यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द नीडेड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन देखें तो देखो m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से m से m कैंसिल हो जाएगा, r से एक r की वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास v की वैल्यू आती है v इज इक्वल टू √G(m)/r। इसका क्या मतलब है, ये है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी। किसी भी r रेडियस के ऑर्बिट में अगर आपको चक्कर काटने हैं तो आपकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो यहाँ से पता चलेगी। और यहाँ पर एक बात खास ये है कि जो भी हमारे सैटेलाइट का मास स्मॉल m है उससे ये इंडिपेंडेंट है। तो आप चाहे 1 किलो का सैटेलाइट रखो या 1000 किलो का सैटेलाइट रखो, सबकी वेलोसिटी सेम रेडियस और सेम हमारी अर्थ के लिए वेलोसिटी सेम आने वाली है। तो ऐसा भी हो सकता है, मान लो एक यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से सैटेलाइट था, दूसरा सैटेलाइट यहाँ था, सेम ऑर्बिट में थे, तो इसकी कभी इससे टक्कर नहीं होगी क्योंकि वो लोग सेम ऑर्बिट में है। इनका अगर रेडियस सेम है, अर्थ का मास सेम है, जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम हो जाएगा। डायरेक्शन भले ही अलग अलग है तो ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, ये दोनों साथ साथ ऐसे सिंक्रोनाइज होकर के घूमते रहेंगे और इस तरीके से हमारे पास टक्कर नहीं होती, अनलेस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, फिर पक्का टक्कर हो जाएगी। अच्छा, और एक चीज देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स को mv²/r लिखने की जगह हम m⍵²r भी लिख सकते थे। यहाँ फिर से हमारा m से m कट जाता है और ओमेगा क्या होता है, हमारे पास ओमेगा होता है 2π/t जो होता है टाइम पीरियड। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास आ जाता है Gm/r³ इज इक्वल टू 4π² अपॉन t²। यहाँ से हम क्या देखते हैं,
यहाँ से हम देखते हैं t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। ये क्या चीज़ है? ये है हमारा केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। वो जो थर्ड लॉ ऑफ केपलर है उसका डेरिवेशन आई थिंक यहीं से आता है, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अगर हमें पता करना है कि टाइम पीरियड की एक्चुअली वेलोसिटी क्या होने वैल्यू क्या होने वाली है, किसी भी r रेडियस का ऑर्बिट है उसमें टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होने वाली है, तो वो भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं। देखो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ चुकी है v = gm/r। हमें पता है कि अगर इसको एक टाइम पीरियड में टाइम t लगता है तो वेलोसिटी इंटू टाइम t पीरियड विल बी 2πr, जो कि इसका सर्कमफेरेंस होगा। तो हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड = 2πr डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, यानी 2πr/√gm/r। आपको अब इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, आसान हो जाएगा। वैसे डायरेक्टली टाइम पीरियड और वेलोसिटी पूछने वाले क्वेश्चंस तो एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन प्लैनेटरी मोशन में पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अब समझते हैं एनर्जीज को प्लैनेटरी मोशन में। हमने पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो मास हैं, कैपिटल M एक स्मॉल m, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? -gmm/r। अच्छा, हमें ये नहीं बताया था इसमें कि ये मूव कर रहा है इधर, ये मूव कर रहा है इधर, ये मूव कर रहा है इधर, ये मूव किधर भी इनका मोशन कुछ भी हो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ भी हो, पोटेंशियल एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क बिकॉज ऑफ पोजिशन यानी इनके बीच में अगर डिस्टेंस r है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है -gmm/r। अब देखो, अगर ये प्लैनेट इस तरीके से प्लैनेटरी मोशन कर रहा होगा तो क्या होगा? अगर इसे r ऑर्बिट के रेडियस के ऑर्बिट में प्लैनेटरी मोशन करना है तो इसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। अब किसी भी पार्टिकल जिसका मास है और वेलोसिटी है तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। यहाँ पर वेलोसिटी का यही वाला फॉर्मूला आप रख दीजिए और आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी ½ gmm/r। ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि हम इन्फिनिटी डिस्टेंस पे उसको जीरो मान लेते हैं, इसलिए ये नेगेटिव है। नहीं तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा रिलेटिव होती है। ओके, लेकिन अगर हम इसकी टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो U प्लस के इन दोनों को आप ऐड कर दो तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -½ gmm/r। और यही होती है हमारी किसी भी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी। यहाँ पर खास बात क्या है? इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। देखो, ये सभी चीज़ें तो पॉजिटिव रहने वाली हैं। G एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, R भी एक पॉजिटिव लेंथ है, तो इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है यानी कि अपने आप कभी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर उसकी टोटल एनर्जी जीरो होनी पड़ेगी। जीरो इससे तो ज़्यादा ही होता है, कुछ ना कुछ इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो इस ऑर्बिट को छोड़ करके इनफाइनाइट पे जा सकता है, नहीं तो वो वहाँ नहीं पहुँच सकता। प्लैनेटरी मोशन में एनर्जीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, हमारे पास इस तरीके से एक सन है और अर्थ है। सन मूव नहीं करेगा, उसका मास बहुत ज़्यादा है, हमारी सिर्फ अर्थ मूव करती है और हम सिर्फ अर्थ को कंसिडर कर रहे हैं। तो जो भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको भी हम बोल देंगे तो अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, अब देखो, हमने डिफाइन कर दिया भाई, अर्थ जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, और हमने बोल दिया कि उस वक्त अर्थ की वेलोसिटी भी जीरो थी, रुकी हुई होगी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, तो उसकी टोटल एनर्जी जो होती है U प्लस के वो भी जीरो आ जाती है। अब ये थी तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, लेकिन फिर भी सन के कारण बहुत ही थोड़ा सा इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तो बहुत थोड़ा फोर्स लग रहा होगा, तो धीरे धीरे वो इस तरफ बहुत ही कम एक्सेलरेशन के साथ आ रही होगी और एक इनफाइनाइट टाइम बाद ये आते 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 यहाँ पे पहुँच गई। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब कम हो गई होगी। पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी, लेकिन वो गई कहाँ? तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई होगी। और उसके बाद फिर हमें कुछ कंपैरिजन करने, तो ठीक है, हम वो कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर अर्थ यहाँ पर है तो इसके साथ 3 केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये कि या तो ये रुकी हुई है, अगर ये रुकी हुई है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा होगा और अब ये इस तरफ एक्सेलरेट करना शुरू करेगी और ये सन में जाकर के गिर जाएगी। दूसरा केस हो सकता है कि ये किस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रही थी। सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाती है यानी कि इसकी कुछ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और अब ये सन में गिरने नहीं वाली है, ये इस तरीके से गोल गोल चक्कर लगाती रहेगी। तीसरा केस क्या हो सकता है? ये ना ही रुकी हुई थी ना ही ऑर्बिट में थी, ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस तरीके से गिरती हुई आ रही थी, जिसको हम मान लो कि नेचुरल फॉल बोल देते हैं। ओके, पहला केस जो हमारा स्टैटिक केस था जिसमें यहाँ पे रुकी हुई थी, वो इक्विलिब्रियम केस नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा था जिसके कारण ये भी जाकर के सन में गिर जाएगी।
दूसरा केस था हमारा जिसमें ये इस तरीके से चक्कर लगा रही थी, एक प्लैनेटरी मोशन कर रही थी, वो उसे हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम है। वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाती रहेगी काफ़ी समय तक, जब तक कोई उसे आगे टक्कर नहीं कर देता। तीसरा केस है कि इनफाइनाइट से गिरते हुए इधर आ रही है, तो जब वो गिरते हुए आ रही है तो वो भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अभी भी इधर लग रहा है, वेलोसिटी पे भी इधर है, तो वो और मूव करती जाएगी और पता नहीं जाके वो भी सन में टकरा जाएगी। और अगर कुछ डिफ्लेक्शन हो गया किसी कारण से तो वो ऐसे आएगी और यहाँ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, पता नहीं कहीं तो जाएगी वो वापस वो भी नेचुरल फॉल है, कुछ भी हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। देखो इस पॉइंट पर हमारे पास जो सन और अर्थ का डिस्टेंस है वो है r, तो पोटेंशियल एनर्जी चाहे कोई सा भी केस हो पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, क्योंकि वो पोजीशन के कारण होती है। उसकी वेलोसिटी 0 हो, इनफाइनाइट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो पोटेंशियल एनर्जी की सभी जगह वैल्यू आ जाती है U = -gmm/r। यहाँ भी आएगी -gmm/r, यहाँ भी आएगी -gmm/r। अगर ये यहाँ पर स्टैटिक थी, रुकी हुई थी, चल नहीं रही थी, तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। ½ mv² = 0। अगर ये इस तरीके से प्लैनेटरी मोशन कर रही थी इस तरीके से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? √gm/r, जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। उसके हिसाब से आप इसकी काइनेटिक एनर्जी चेक करोगे तो आ जाती है ½ × gmm/r। अगर ये यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिरते हुए आ रही थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? भाई उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहनी है। तो उस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी देखो आ जाती है gmm/r। यहाँ पर 0 थी जब वो रुकी हुई थी। अगर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी में है तो उसकी ½ gmm/r आती है। अगर वो सिर्फ गिर रही है यानी कि वो ऑर्बिटल वेलोसिटी मोशन नहीं कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है +gmm/r। थोड़ा डिफरेंस है, देखो यहाँ पे 0 थी, यहाँ ½ है, यहाँ पर 1 है। टोटल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दो। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर टोटल एनर्जी इसमें 0 है, यहाँ पर -gmm/r है, यहाँ पर -½ gmm/r है। टोटल एनर्जी अगर किसी की 0 होती है तो वो सिस्टम को एस्केप करके इन्फिनिटी पे फिर पे इससे जा सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी पे भी टोटल एनर्जी 0 होती है। इस तरीके से हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। ये लोग कभी भी अपने आप से इन्फिनिटी पे नहीं जा सकते। देखो अगर वो ऑर्बिट में इस तरीके से चक्कर लगा रही थी तो वो वहाँ बंधी हुई है, वो अपने आप कभी इन्फाइनाइट डिस्टेंस नहीं पहुँच पाएगी। अगर हमें इसको यहाँ से उठा करके फिर से इन्फाइनाइट पे लेके जाना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? वो है W। तो वो कितना होता है? जितनी भाई इसकी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी में आप वर्क कितना ऐड करोगे कि टोटल एनर्जी 0 हो जाए, तो वो वैल्यू इसी का इन्वर्ट होने वाली है। यहाँ पर इतना वर्क हमें करना पड़ेगा इसको यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाने के लिए। इस केस में जब वो ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है तो उसके पास ऑलरेडी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, तो हमें उतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर वर्क डन देखो इससे थोड़ा कम आया। और जब वो नेचुरली फॉल हो रही थी, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आई थी, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उसकी, तो उसको हमें फिर से ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, उस पर एक्चुअली कोई वर्क नहीं पड़ना क्योंकि उसकी टोटल एनर्जी पहले से ही 0 है। तो वर्क डन कि इसको हम वापस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाएं तो वो 0 आ जाता है। अब वो इस इन्फिनिटी से आई थी और किसी और इन्फिनिटी में चली जाएगी, वो बात अलग है। फिर से उसी इन्फिनिटी में ले जाने के लिए वर्क डन तो फिर भी 0 लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ फोर्स ऐसे लगाने पड़ेंगे कि यार घूम फिर के वापस वहीं पहुँचे। तो यही है एनर्जी का किस्सा। बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो एक बात को समझना, एनर्जी की 2 ही तो वैल्यूज आ रही हैं, 3 आ रही हैं सॉरी, या तो 0 है या फिर gmm/r है या फिर gmm/2r है, और कोई वैल्यूज नहीं है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। 2 satellites of Earth S1 and S2 are moving in the same orbit. The mass of S1 is 4 times the mass of S2. Which one of the following statement is true? तो हमारे पास इस तरीके से सैटेलाइट है। अच्छा, 2 सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ हमने उल्टा कर दिया, हमने सन के सैटेलाइट बना दिए जो खुद आते हैं, पर खैर कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मास की वैल्यू वही हमने सेम ले ली। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स आर इक्वल। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -gmm/r। अब यहाँ पर दोनों का रेडियस सेम है लेकिन उन दोनों का मास अलग अलग है, तो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आ जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं। S1 एंड S2 आर मूविंग विद द सेम स्पीड। हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? √gm/r। तो यहाँ पर जो m है वो एक्चुअली यहाँ इसका सन का m होगा, तो इसके दोनों के लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सेम आ जाती है। तो इनका डायरेक्शन भले ही अलग अलग हुआ लेकिन उनकी स्पीड तो सेम आने वाली है। तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, बी करेक्ट है।
द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द टू सैटेलाइट्स आर इक्वल। देखो इन दोनों की वेलोसिटी या फिर हम बोल सकते हैं दोनों की स्पीड सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उनके मास अलग अलग है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी सेम है, हाफ सेम है, एम अलग अलग है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और हमारे पास चौथा ऑप्शन है डी, द टाइम पीरियड ऑफ S1 इज 4 times दैट ऑफ S2। ये भी गलत हो जाता है। देखो इन दोनों के ऑर्बिट का रेडियस सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो टाइम पीरियड भी तो सेम ही होगा, टाइम पीरियड क्यों अलग आएगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। एक बात बताओ, क्या ये कोलाइड करेंगे कभी, ये टकरा जाएंगे क्या कभी? देखो ये इस तरफ जा रहा था, ये इस तरफ जा रहा था, दोनों की स्पीड हमेशा सेम है, तो ये एक के पीछे आगे पीछे इस तरीके से चक्कर लगाते रहेंगे, इनकी टक्कर नहीं होने वाली है। और एक क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके। फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। वाह, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। उसकी वैल्यू आ जाती है, v की वैल्यू कितनी होती है, √gm/r। तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर आ जाएगा gm/r। ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है -gmm/r। अगर हम इनको कंपेयर करें तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे यहाँ पर, और हमें रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, तो k/u इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ है ना, तो इसकी वैल्यू हाफ आ जाती है और आंसर आ जाता है हमारा ए। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। द बॉल विल, देखो यहाँ पर हमारे पास मान लो अर्थ है, मतलब जो भी सैटेलाइट है, उसमें एक बॉल थी और उसको ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप कर दिया का मतलब क्या है, ड्रॉप करने का ये मतलब नहीं है उसको नीचे गिराना है, ड्रॉप मतलब बस मैंने छोड़ दिया। वो तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि अपने आप नीचे गिर जा रहा है। तो अगर हम सैटेलाइट में किसी चीज़ को इस तरीके से छोड़ देते हैं तो क्या होता है, देखो इसकी इस तरफ वेलोसिटी है v, तभी तो ये ऑर्बिट में है, नहीं तो नीचे गिर जाता। तो अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ v है, तो सैटेलाइट में जितनी भी चीज़ें हैं, एस्ट्रोनॉट है मान लो, या कुछ नट बोल्ट हैं, या वो बॉल ही हो गई, सभी की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में v। अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तो इसकी वेलोसिटी भी v थी, इसकी भी वेलोसिटी इधर से v है, और दोनों का रेडियस भी सेम है, तो दोनों अपना अपना प्लैनेटरी मोशन करते रहेंगे और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास देखो ऑप्शन क्या आ जाता है, कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियली टू द सैटेलाइट एट द सेम टाइम। नो, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहे कि वो सीधे निकल जाएगा। अरे भाई सीधे क्यों निकल जाएगा, इसके ऊपर दोनों के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेंगे। कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। यस, यही होने वाला है। फॉल डाउन टू अर्थ ग्रेजुअली, नो ये भी नहीं होगा। गो फार अवे इन स्पेस, ये और ऑप्शन ये तो एक जैसे ही लग रहे हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर आ जाता है बी। मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स में, जहां पर हम फिजिक्स पढ़ के फोड़ देंगे। मेरी सभी क्लासेस लाइव एब्सोल्युटली फ्री हैं, जो इस लिंक पे जाकर के आप एक्सेस कर सकते हो। होती है ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे IIT हो, नीट हो, CBSE हो या फाउंडेशन। तो आ जाओ, आज ही अपना फ्री प्लान अनलॉक करो मेरा कोड विक्रांत यूज़ करके। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, और अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे बेनिफिट जैसे कि डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, और आपको डाउट पूछने, टेस्ट और क्विज बहुत सारे देने हैं, तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। उसमें भी आप मेरा कोड विक्रांत यूज़ करोगे तो आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आ जाओ, अब लर्निंग ऐप पे मिलते हैं लाइव इंटरेक्शन में, करेंगे कुछ टाइम पास। आओ तो सही पहले।